It is actually again and again restarting. Hello, am Yes, I audible? yes, you are audible. I'm just playing the signature song, and meanwhile, you please re-log in. You can do that. You can exit and you can re-log in again. I mean, if there is any connectivity issues. I'm not able to hear anyone. Hello. हम मिले सृजन पथ पर चलते, हम मिले सृजन करते करते, हम मिले सृजन पथ पर चलते, हम मिले सृजन करते करते, सत्य सृजन है नश्वर जग में, आओ सृजन करें, आओ सृजन करें, आओ सृजन करें, आओ सृजन करें। हम मिले सृजन पथ पर चलते, हम मिले सृजन करते करते, अभिव्यक्ति साहित्य कला की, अभिव्यक्ति हर क्षण उड़ जागी। आ, अभिव्यक्ति साहित्य कला की, अभिव्यक्ति हर क्षण उड़ जागी। चेतन है करे रोम रंग सब, चेतन है करे रोम रंग सब, आओ सृजन करें, आओ सृजन करें, आओ सृजन करें, आओ सृजन करें। हम मिले सृजन पथ पर चलते, हम मिले सृजन करते करते, सृजन करे मिल विश्व शांति का, सृजन करे मिल मानव हित का, सृजन करे मिल विश्व शांति का, सृजन करे मिल मानव हित का, सृजन करे रुचि कौशल सुनीति का, आओ सृजन करें, आओ सृजन करें, आओ सृजन करें, आओ सृजन करें। हम मिले सृजन पथ पर चलते, हम मिले सृजन करते करते, आत्मा की शक्ति अनंत है, आत्म चेतना भर कर स्वर में, आत्मा की शक्ति अनंत है, आत्म चेतना भर कर स्वर में, अपने को जाने पहचाने, अपने को जाने पहचाने, आओ सृजन करें, आओ सृजन करें, आओ सृजन करें, आओ सृजन करें। हम मिले सृजन पथ पर चलते, हम मिले सृजन करते करते, हम मिले सृजन पथ पर चलते, हम मिले सृजन हेलो करते करते, सत्य सृजन है नश्वर जग में, आओ सृजन करें, 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 आओ सृजन करें। हेलो, यस विपुल जी, आवाज आ बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है। मैं पता नहीं किसी कारणवश बार बार लॉग आउट और लॉग इन हो रहा हूँ। क्या प्लीज किसी आप को ज्ञात है? एक बार आप प्लीज फोन से ट्राई कर लीजिए लॉग इन करने का। मैंने फोन से कनेक्ट कर लिया है, तो ओके, यदि अनुमति हो तो मैं फिर शुरू करूँ। प्लीज लेट मी इंट्रोड्यूस यू प्लीज। ठीक है, जी, ओके। So, a very good evening to one and all. Myself, Anukriti Raj, the moderator of the series Azadi Ka Amrit Mahotsav.
organized by Expressions in Languages and Arts Foundation, Lucknow, Uttar Pradesh. On behalf of the foundation, I take this opportunity to extend my heartiest greetings to the speaker this evening, Mr. Vipul Singh Ji. Okay. And all to all my dear friends and participants who have joined us. तो आइए हम इस श्रृंखला भाषा साहित्य और समाज काव्य पाठ चर्चा एवं संवाद के इसी कड़ी में आगे जुड़ते हुए आज़ादी का सफ़र एक्सप्रेशंस इन लैंग्वेजेस एंड आर्ट्स फाउंडेशन के संग हम आज के वक्ता मिस्टर विपुल सिंह जी को आमंत्रित करती हूँ. Before that, I take this opportunity to introduce before our participants the speaker this evening, Vipul Singh Ji. Vipul Singh is an alumni of Dr. Ram Manohar Lohia National Law University. He is an advocate at Delhi High Court and the Supreme Court of India. Currently, he is working as a senior litigation associate in Agrawal Law Associates. He is also the Prant Pracharak of Delhi for a movement and organization named Hindi Se Nyay, the organization which is working towards encouraging the usage of Hindi in the legal fields and the other government organizations. So, अब मैं विपुल जी से अनुरोध करती हूँ कि कृपया आप अपने विचार हमारे श्रोतागण के समक्ष इस विषय पर रखें जिस विषय का नाम है हिंदी और अन्य भारतीय भाषा. So, over to you, विपुल जी. बहुत बहुत धन्यवाद अनुकृति जी एंड बहुत बहुत आभार है अलका मैम का. वो मेरी इंग्लिश की प्रोफेसर रही हैं और उन्होंने हर पड़ाव में जीवन के हर संघर्ष में मेरा साथ दिया है और उसी प्रकार आज उन्होंने मुझे आमंत्रित किया कि मैं इस तरीके से आप सभी माननीय श्रोताओं का अभिनंदन कर सकूं और आपको अपने इस हिंदी से न्याय जो चल रहा है उसी के समक्ष ये जो अभी नया ये आज़ादी का अमृत महोत्सव अपने आज़ादी के 75वें वर्ष में जो शुरू हुआ है उसमें जो आत्मनिर्भरता की बात करी गई है उसी में आप लोगों को मैं अपने एज अ श्रोतागण मैं आपको संबोधित कर सकूं और अपने बारे में और अपनी हिंदी के बारे में और इसी तरीके के कोई कुछ चीजें जिसमें हम अपनी आत्मनिर्भरता कर सकते हैं उसके बारे में मैं आपसे कुछ संवाद कर सकूं. तो जिस तरीके से हम जानते हैं कि सबसे पहले समस्त श्रोताओं को मेरा प्रणाम. आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में हमारे पूरे देश में आजादी यानी भारत की स्वतंत्रता के 75वें वर्ष में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा आजादी के अमृत महोत्सव को मनाने की घोषणा करी गई. इस महोत्सव में प्रधानमंत्री ने देश को यह संदेश दिया कि आजादी के अमृत महोत्सव में हमको ये ध्यान में रखना चाहिए कि आत्मनिर्भरता की तरफ यानी कि आत्मनिर्भर भारत की ओर हम लोग का अग्रसर होना चाहिए. आत्मनिर्भरता की अगर हम बात करते हैं तो उसका अर्थ ये है कि हमारे देश में हर प्रकार जैसे हर चीजें और आवश्यकताएं जो हैं उस पे हम लोग स्वयं निर्भर रहें. यह संदेश हमारे देश के लिए नया नहीं है. वैसे युगों युगों से हमारा भारत अपने आप में स्वयं समर्पित और अपने आप में संक्षिप्त देश रहा है. चाहे वह किसी भी तरीके की संस्कृति हो, भाषाएं हो, धर्म हो, पंथ हो, कोई भी समुदाय हो, फल फूल हो, बीज अनाज हो या फिर कोई भी प्राकृतिक साधन हो, युगों युगों से हम उस पर आत्मनिर्भर होते चले आ रहे हैं. परंतु आक्रमणकारियों के द्वारा जो हमारे देश पे आक्रमण हुआ, लूटमार मची, उसके बाद में 200 सालों तक अंग्रेजों के शासन ने ना ही हमारे केवल देश के संसाधनों को और संस्कृति को दूषित कर दिया बल्कि हमारे देश के पारंपरिक व्यवस्था को भी नष्ट कर दिया. उसके बाद में इन आक्रमणकारियों द्वारा किए गए विनाश से हमारा देश आज हमारे को स्वतंत्रता के भले ही 75वें वर्ष जरूर हो गए हों लेकिन इसके बावजूद हमारा देश आज की डेट में उससे जूझ रहा है. और हम लोग आज की डेट में अपने मन में केवल एक आत्मनिर्भरता का संदेश जो है वो संजोए हुए हैं किसी तरीके से और हम उसकी तरफ अग्रसर हो पा रहे हैं. और ये कार्य
आज की डेट में 75 वर्ष के बाद शुरू हो पाया है। उससे पहले हमने कोई इस तरीके के संसाधनों का या किसी तरीके के आंदोलन का उपयोग किया हो, जिसमें हम किसी तरीके की आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़े हों, उसका हमारे पास में कोई उल्लेख हमें जनरली नज़र नहीं आता। अब आगे बढ़ते हैं तो हम ये बताना चाहते हैं कि 200 साल में अंग्रेजों की गुलामी के बाद में 75 साल से उसके प्रभावों से जब हम जूझते हुए भारत में आत्मनिर्भरता की तरफ जो कदम बढ़ाया है हमने अब, वो काफ़ी सराहनीय है। स्वदेशी भाषा, स्वदेशी बनना, स्वदेशी पहनना, आज के समय में आत्मनिर्भरता की बहुत समय बाद एक निशानी माने जाने लगी है। जबकि पुराने समय में इस तरीके की चीज़ों को बहुत ही पिछड़ा हुआ, तुच्छ और इस तरीके का माना जाता था, जो छोटी जाति है या इस तरीके की चीज़ें ही केवल इस्तेमाल करते हैं और कोई भी एक नॉर्मल आदमी हो या फिर किसी भी तरीके का एक साधारण मनुष्य हो, वो इस तरीके की अगर चीज़ों का प्रयोग करता है, तो उसको बड़ा ही तुच्छ तरीके से माना गया था। हम ये बात आज भी बिल्कुल मानेंगे कि सभी कार्यालयों में अंग्रेजी को प्राथमिकता देना और अंग्रेजी के भाषा के प्रयोग को सर्वोपरि मानना और हिंदी भाषा के प्रयोग और उच्चारण को निम्न स्तरीय मानना और समझना आज के समय में ये एक नया फैशन बन गया है। मैं जब अपने विश्वविद्यालय में जब पढ़ा करता था, आदरणीय अलका मैम हमारी अंग्रेजी की प्रोफ़ेसर हुआ करती थी, लेकिन हमें बताते हुए बड़ा हर्ष होता है कि मैम हम लोगों को ना केवल हिंदी भाषा और ना ही केवल अंग्रेजी भाषा, बट समक्ष तरीके की भाषाओं को और उस पे ध्यान देने के लिए हमेशा प्रेरित करती थी। इसी प्रकार से हमारे एक और प्रोफ़ेसर हमारे विश्वविद्यालय में हुआ करते थे, जिनका नाम था मिस्टर संजय सिंह, जो हमको समाज शास्त्र पढ़ाया करते थे। तो जो समाज शास्त्र जब वो हमको पढ़ाते थे, तो उन्होंने 2 शब्दों का प्रयोग किया था, जो आज मैं इस चर्चा में इस्तेमाल करना चाहता हूँ, जिसमें से एक शब्द तो हुआ करता था, जो हमने बहुत सुना है, जिसका नाम है वेस्टर्नाइज़ेशन। वेस्टर्नाइज़ेशन का अगर हम शाब्दिक अर्थ पे जाते हैं, तो इसका शाब्दिक अर्थ ये होता है कि समाज में जब एक समाज दूसरे समाज यानी कि पश्चिमी समाज की ओर संस्कृति की तरफ आकर्षित होने लगता है, तो उसको हम लोग वेस्टर्नाइज़ेशन बोलते हैं। तो जब वेस्टर्नाइज़ेशन किया जाता है, तो वेस्टर्नाइज़ेशन का ऑपोज़िट कुछ ना कुछ एक्सिस्ट करना चाहिए। तो वेस्टर्नाइज़ेशन के ऑपोज़िट में वो हमको एक शब्द और सिखाया करते थे, संस्कृताइज़ेशन। अब हालाँकि संस्कृताइज़ेशन जो प्रोफ़ेसर श्रीनिवासन ने जिसका एक मान्यता दी थी, जिसकी परिभाषा को उन्होंने बनाया था, तो संस्कृताइज़ेशन ये कहा करता था कि जो लोग मतलब जैसे कि कोई पिछड़ी हुआ समाज है या कोई पिछड़ी हुई जाति है, वो अगर किसी तरीके से कास्ट की तरफ अपनी कास्ट को छोड़ के सोशल इमोबिलाइज़ेशन करते हैं, तो उसको संस्कृताइज़ेशन कहा जाता है। लेकिन हमारे संजय सिंह सर एक चीज़ का बड़ा ध्यान रखते थे, वो बोलते थे कि अगर कोई भी समाज आज के समय में वेस्टर्नाइज़ेशन की तरफ जा रहा है, तो उसका उल्टा करना संस्कृताइज़ेशन कहलाएगा। तो हमारे युवाओं को इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, खास करके समाजशास्त्र में, कि वो अपने आप में संस्कृताइज़ेशन की तरफ बढ़ें, सोशल इमोबिलिटी अपने अंदर लेके आएँ और सोशल इमोबिलिटी लाकर कास्ट इमोबिलिटी की जगह सोशल इमोबिलिटी लाकर हिंदी भाषा, हिंदी चीज़ें और हिंदी कल्चर और हिंदी मतलब किसी भी तरीके से जो हमारे देश के प्रति किसी भी तरीके से हमारे लिए एक अपना अपने आप को स्वयं आत्मनिर्भरता की तरफ ले जाता हो, हम उसके प्रति बढ़ें। तो उसको वो संस्कृताइज़ेशन कहा जाते थे। तो इसी चीज़ से प्रेरित हमारा आज का प्रयत्न ये है कि जिस तरीके से हम कपड़ों के मामले में, जिस तरीके से हम मेक इन इंडिया करके संसाधनों के मामले में, प्राकृतिक हमारे जो संसाधन हैं, नेचुरल रिसोर्सेज़ हैं, उसके मामले में, जिस तरीके से हम धीरे-धीरे आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ रहे हैं, तो उसी तरीके से भाषा के मामले में क्यों नहीं? अगर हम भाषा का यहाँ पर उदाहरण लेते हैं, तो भाषा क्या है? भाषा का उल्लेख हम चलो ज़्यादा पुराना नहीं जाते, वैसे तो हमारे यहाँ संस्कृत, हिंदी, तमिल ये सब भाषाएँ हैं जिनका उपयोग आदि अनादि काल से होता चला आ रहा है। लेकिन अगर हम संविधान में भी जाएँ,
तो संविधान में अनुच्छेद 345 जो है वो हमारे लिए भाषा क्या है और हमारी मातृभाषा क्या है और भाषाओं का उपयोग किस तरीके से किया जाएगा उसके बारे में हमें समझाता है। और केवल अनुच्छेद 345 की बात नहीं है, अगर हम देखा जाए तो जहां तक हमारी मातृभाषा जो कि हिंदी है, उसका प्रश्न अगर हम करते हैं, तो हमें जान के आज की डेट में ये आश्चर्य नहीं होगा कि 140 करोड़ का हमारा जनसंख्या का देश है, जिसमें से अभी रिसेंट सर्वे के हिसाब से 52.9 करोड़ लोग आज भी हिंदी का उच्चारण और हिंदी का प्रयोग करते हैं। वो प्रयोग वो कहाँ करते हैं? केवल अपने घर में। उसके बाद अगर हम बात करते हैं राज्य स्तरीय या राष्ट्रीय स्तरीय पे हिंदी भाषा का प्रयोग, तो हमें ये बात अच्छी तरीके से ज्ञात है कि कार्यालयों की अगर बात करी जाए जो राज्य स्तर पे होते हैं, उनमें अपनी क्षेत्रीय भाषा या राज्य भाषा का इस्तेमाल करने के अलावा राष्ट्रीय स्तर पे या किसी भी उच्च स्तर पे हिंदी भाषा का प्रयोग या किसी भी क्षेत्रीय भाषा का प्रयोग नहीं किया जाता है। और यदि कोई इस तरीके की भाषा का प्रयोग करता है तो उसको निंदनीय समझा जाता है, उसको तुच्छ समझा जाता है, उसको पिछड़ा समझा जाता है। अगर किसी बच्चे ने स्टेट बोर्ड से पढ़ाई करी होती है या किसी तरीके से उसके साथ में कोई समस्या थी जिसकी वजह से वो अंग्रेजी भाषा को नहीं सीख पाया है, तो आज की डेट में वो आगे नहीं बढ़ सकता। मौसी फोन चाहिए था मुझे। तेरा? अरे मुझे काम था यार थोड़ा सा। आप मम्मी का है? अरे वो एक चीज बस भेजनी। I request the participants to please check their mic. Please continue, Mr. Vipul. जी, तो इसी तरीके से जब हम बात करते हैं तो हमारे हिंदी के अलावा हमारे देश में अनेकों भाषाएं हैं। वैसे अगर देखा जाए तो प्रति 200 किलोमीटर 100 किलोमीटर पे जब हम एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र की तरफ बढ़ते हैं, तो उसमें जो है हम मानते हैं कि भाषा में किसी ना किसी तरीके का वेरिएशन आ जाता है। अगर अब जैसे कि इसमें ज्यादातर जो माननीय श्रोता हैं वो लखनऊ के निवासी या फिर उत्तर भारत के निवासी हैं, तो वो ये चीज समझते होंगे कि जब हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश से पूर्वी उत्तर प्रदेश की तरफ बढ़ते हैं तो अंग्रेजी का प्रयोग शुरू होता है दिल्ली में, उसके बाद में हिंदी का प्रयोग शुरू होता है। हिंदी के प्रयोग में जब पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक जाटों की भाषा का इस्तेमाल होता है, फिर उसके बाद में थोड़ा सा और ब्रज क्षेत्र की तरफ चलते हैं तो ब्रज भाषा का इस्तेमाल होता है। कानपुर की तरफ और पूर्वांचल की तरफ हम जैसे चलने लगते हैं तो उधर अवधी भाषा और लखनवी में आपकी तहजीब वाली भाषा का इस्तेमाल होता है। और जब हम और आगे पहुंचते हैं तो भोजपुरी भाषा का इस्तेमाल होता है। इसी तरह उत्तर भारत से जब हम मध्यम भारत की तरफ चलते हैं तो जैसे ही हम बुंदेलखंड में पहुंचते हैं तो बुंदेलखंडी का होता है प्रयोग। लेकिन मतलब इससे हमें ये समझ में आता है कि भाषा एक है, उसके वेरिएशन अनेक हैं। लेकिन फिर भी अगर हम नॉर्मली इस चीज को देखा जाए कि हमारे यहाँ कितनी भाषाएं रिकॉग्नाइज्ड हैं, तो हमारे पास में एक बहुत बड़ा ऑप्शन है। हम संविधान के जो अनुसूची 8 है, इसमें बहुत सारे लोग हैं जो शायद वकालत में नहीं होंगे या फिर जिन्होंने वकालत का ज्ञान नहीं होगा या फिर कभी ऐसा मौका नहीं लगा होगा जिन्होंने संविधान की चर्चा करी हो या फिर संविधान को पढ़ा हो। तो मैं उनको बताना चाहता हूं कि अनुच्छेद 8 में जब हम संविधान की बात करते हैं तो उसमें 22 भाषाएं जो है मान्यता दी गई हैं, जिसको हमारे देश में संविधान ने सन 1949 में मान्यता दी थी। उसमें कुछ भाषाएं हैं जिनको बाद में भी जोड़ा गया है, लेकिन इसमें से कुछ बेसिक भाषाएं जिनकी हम बात करते हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर में तो आसमीज है, हिंदी है, बंगाली है, गुजराती है, कन्नड़ है, कश्मीरी है, पंजाबी है, संस्कृत है, तमिल है, उर्दू है, बोडो है, संथाली है, मैथिली है, डोगरी है, इस तरीके की तमाम भाषाएं हैं। लेकिन आज की समस्या ये है कि अगर हम इन भाषाओं के बारे में केवल यहाँ पर आज डिस्कशन जरूर कर रहे हैं, लेकिन अगर हम इनके यूजेज की बात करते हैं तो हमें इनका यूजेज नहीं दिखाई देता। तो आज का हमारा टॉपिक यही था कि जिस तरीके से आजादी के अमृत महोत्सव में हम ये बात कर रहे हैं आत्मनिर्भरता की ओर, तो उसी तरीके से हम आत्मनिर्भर क्यों ना बने। जो हमारे संविधान में 22 भाषाएं बताई गई हैं, उनका हम राज्य स्तर पे क्यों नहीं प्रयोग करें, उसको हम अपनी जिंदगी में क्यों नहीं ढालें। हम क्यों आज भी 200 साल पुरानी अंग्रेजी संस्कृति को
जो है फॉलो करते हुए हम क्यों इस तरीके की बात करें कि यदि कोई अंग्रेजी में उच्चारण करता है तो वही हर तरीके से हर चीज का सर्वे सर्वा है। तो आज का हमारा टॉपिक और चर्चा इसी के ऊपर है। तो अब आगे बढ़ते हैं, तो हम बात करते हैं कि केवल अनुच्छेद 8 में जो 22 भाषाएं केवल वो नहीं है। हमारे संविधान में हमें ये चीज का पता होना चाहिए कि हर प्रकार का संशोधन करने का तरीका, हर प्रकार का कामकाज करने का तरीका, चाहे वो भाषा से हो, चाहे वो रिजर्वेशन से हो, चाहे वो किसी के फंडामेंटल राइट, मूल अधिकारों से रिलेटेड हो, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी से हो, हमारे संसद के बारे में हो, हमारी जुडिशरी के बारे में हो, न्यायपालिका के बारे में हो, सब के बारे में किसी ना किसी तरीके से उल्लेख किया हुआ है। इसी तरीके से जब हम अनुसूची के अलावा हम जब अनुच्छेद 345 से पढ़ना शुरू करते हैं भारतीय संविधान में, तो वो हमें भाषा के बारे में बताता है। उसमें वो कन्वर्ट करता है और कंसिडर करता है कि राज्य भाषा क्या होती है, राजभाषा क्या होती है, मातृभाषा क्या होती है, देश में अल्पसंख्यकों के लिए भाषाओं को रिकॉग्नाइजेशन कैसे मिलना चाहिए, हमारे देश में अंग्रेजी का प्रयोग कितने समय तक होगा, हमारे जितने विधेयक हैं, जितने लॉज हैं, जितने भी अध्याय हैं और जितने भी नोटिफिकेशन गैजेट होते हैं, उसके अलावा हमारी न्यायपालिकाएं हैं वो किस भाषा में काम करेंगी और कब तक उस भाषा में काम करेंगी, हर चीज का उल्लेख किया हुआ है। अब चूंकि मैं एक अधिवक्ता हूं, तो मेरे को जो इस समय आत्मनिर्भरता से रिलेटेड जो समस्या समझ में आई, जो आज के समय में रहती है, वो है अंग्रेजी भाषा का प्रयोग आज आजादी के 75वें वर्ष में हमारी उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय की न्यायपालिका में आज भी किया जाता है। और आज भी हिंदी से रिलेटेड किसी भी तरीके का अगर आप जाएंगे, अब देखिए मैं भी अपना उच्चारण कर रहा हूं, लेकिन समस्या ये हो रही है कि कोर्ट में प्रैक्टिस करते हुए न्यायपालिका में मैं इतना अधीन हो चुका हूं हिंदी भाषा को छोड़ के अंग्रेजी भाषा की तरफ कि मुझे कई बार अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग करना पड़ता है। तो वो आपको इस प्रकार बना देता है इतने समय के बाद भी कि आप जो है अपनी राष्ट्रभाषा, राज्य भाषा की तरफ नहीं बढ़ पा रहे हैं और धीरे-धीरे हमारी जो लैंग्वेज है, राज्य भाषाएँ हैं, चाहे वो मातृभाषा हिंदी हो, चाहे वो बाकी और भी क्षेत्रीय रिकॉग्नाइज्ड भाषाएँ हों, उनका धीरे-धीरे जो स्थिति है, यूसेज है, वो सब धूमिल होता चला जा रहा है। तो अब इस समय बात ये होता है कि क्या हमने हिंदी के देश में, हिंदी के लिए कभी भी लड़ाई लड़ी? अगर हम बात करते हैं अनुच्छेद 301 मैं इसमें आपको ज्यादा इधर-उधर नहीं लेके जाना चाहूंगा, लेकिन केवल मैं ये बताना 2 अनुच्छेदों के बारे में बताना चाहूंगा। हमारे 2 अनुच्छेद हैं हमारे संविधान के राष्ट्रीय, जो कि मैं एज अ अधिवक्ता मैं जिनको रेफर करना चाहूंगा, जिनका उल्लेख करना चाहूंगा इस पर्पस के लिए कि जो हमसे बात करते हैं कि भाषाओं के बारे में हमको क्या करना चाहिए, और वो भी सबसे पहले हमारे सर्वोच्च और उच्च न्यायालय में। तो उसके लिए मुझे 2 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस हैं जिनको रेफर करना पड़ेगा, जिनका उल्लेख करना पड़ेगा। मैं उनको आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूँ, ज्यादा समय इसमें मैं आपका नहीं लूंगा। वो है हमारा अनुच्छेद 348। अनुच्छेद 348 हमको ये बताता है कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय में हम लोग अंग्रेजी भाषा का प्रयोग करेंगे। इसी के अलावा जितने भी अधिनियम और विधेयक आदि पास किए जाएंगे तो उसमें भी अंग्रेजी भाषा का प्रयोग होगा। लेकिन जब हम इसके साथ में 349 पढ़ते हैं तो वो हमको ये बताता है कि ये चीज केवल संविधान के लागू होने मतलब 1950 से लेकर अगले 15 वर्ष के लिए होगी। और उसके बाद में वो हमें ये प्राथमिकता देता है कि आपकी जो भी राजभाषा हो या जो भी आपका मातृभाषा हो, आप उसमें स्विच कर सकते हैं, चाहे वो सर्वोच्च न्यायालय हो, चाहे उच्च न्यायालय हो, चाहे कोई भी हो। उसके लिए देश में उस पर्टिकुलर राज्य की विधानसभा को विधेयक पास करना पड़ेगा, अगर राज्य की बात हो रही है, और गवर्नर उसको अप्रूवल देगा। अगर राष्ट्र की बात हो रही है और सर्वोच्च न्यायालय की बात हो रही है, तो उसमें हमारा जो माननीय संसद है उसमें विधेयक पास किया जाएगा और उसको प्रेसिडेंट असेंट देगा। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि आजादी के इतने समय के बाद हम क्यों नहीं उसकी तरफ बढ़ पाए और आज भी हम क्यों निर्भर हैं अंग्रेजी की तरफ।
और क्या सच में अगर केवल भाषा की बात करी जाए तो क्या सच में आज की डेट में कोई भी आंदोलन कभी किया गया है? आत्मनिर्भरता की बात तो हम वर्ष 2021 में आके कर रहे हैं, लेकिन हिंदी से न्याय लेने के लिए जो निर्भरता है या जिस तरीके के भी प्रकार लिए गए हैं, इसके प्रति बहुत सारे जो है आंदोलन किए जा चुके हैं। उनका मैं उल्लेख पहले करूँगा, लेकिन मैं कुछ आपको चीज़ें बता देना चाहता हूँ। जैसे हमारे यहाँ 22 भाषाएँ रिकॉग्नाइज़्ड हैं, 25 हमारे यहाँ हाई कोर्ट हैं। मुकदमे लड़ने लोग कोर्ट में जाते हैं। मुकदमे लड़ने के बाद में हमें अच्छे से मालूम है, कुछ लोग हैं जो अगर अधिवक्ता होंगे उन्हें पता होगा, केशवानंद भारती का जो केस था, केशवानंद भारती के केस में ये बोला गया कि बेसिक स्ट्रक्चर को ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को आप चैलेंज नहीं करेंगे, चेंज नहीं करेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बेसिक स्ट्रक्चर में हमारा 348, 349 भी आता है। और ना ही हमको ये बोलता है कि हम इसमें जो है किसी भी तरीके का संशोधन नहीं कर सकते। 25 हाई कोर्ट होते हुए भी आज की डेट में वहां पर इंग्लिश में कार्य हो रहा है। एक नॉर्मल आदमी जब हाई कोर्ट में अपील में अपना केस लेके जाता है, तो उसको इतनी समस्या उठानी पड़ती है, उसको अपने हर एक-एक डॉक्यूमेंट का ट्रांसलेशन इंग्लिश में कराना पड़ता है, जिसमें हज़ारों रुपए खर्च करता है, तब जाके वो एक पिटीशन कोर्ट में फाइल कर पाता है, जो कि बहुत ही शर्मनाक स्थिति है। उसके अलावा कोई भी वादी-प्रतिवादी होगा, जब वो कोर्ट में केस फाइल करता है, तो वो न्याय की उम्मीद करता है और ये सोचता है कि जो भी न्याय मिले वो मेरे को समझ में आए, या हमारे वकील ने, हमारे अधिवक्ता ने जो भी किया या जज साहब ने कुछ भी किया वो हमको समझ में आए। राज्य भाषा, राष्ट्रभाषा में काम करने के बजाय जब हम अंग्रेजी में काम करते हैं, तो उस चीज़ का फ़ायदा कुछ लोग उठा के ले जाते हैं और बहुत सारे ऐसे अधिवक्ता हैं, जो ज्ञान होते हुए भी रह जाते हैं और बहुत सारे ऐसे मुद्दई और वादी हैं, जो अंग्रेजी ना समझने के कारण कभी समझ ही नहीं पाते कि उनके साथ क्या न्यायमूर्ति ने न्याय किया भी है कि नहीं किया। तो ये सबसे बड़ी निराशाजनक बात है जिसका मैं उल्लेख करना चाहता था। लेकिन अब इससे आगे बढ़ते हैं यदि हम, और अगर आपको बताते हैं कि हमारे यहाँ इस चीज़ से लेकर कभी भी संघर्ष हुआ कि नहीं, तो मुझे बताते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है कि जब हिंदी से न्याय का कार्यक्रम और उसके लिए आंदोलन शुरू किया गया, तो उसकी जो नींव है, वो मेरे अपने जहाँ मैं पैदा हुआ हूँ आगरा, आगरा से रखी गई। सन 1980 से कुछ लोग ऐसे रहे हैं प्रेरणा सूत्र, जो आज के समय में जिनकी शायद हम लोग उनको ना जानते हों या किसी तरीके से ना समझते हों, लेकिन उन्होंने आज़ादी में और आज़ादी के बाद हिंदी भाषा के प्रयोग में अपना बहुत बड़ा योगदान दिया है। जिसमें से मैं कुछ लोगों का उल्लेख करना चाहूँगा, ये एक केस स्टडी की तरह है जो मैंने करी थी। तो इसमें एक नौजवान हुआ करते थे मुकेश जैन करके। 1980 में आईआईटी संस्थान नहीं था, तो उन्होंने रुड़की विश्वविद्यालय से अपना बीटेक किया था और बीटेक करते सॉरी समय सॉरी विपुल जी, मैं थोड़ा-सा अनुरोध करूँगी कि समय का ध्यान रखते हुए प्लीज़ आप 2 से 4-5 मिनट में अपने बिल्कुल, बिल्कुल। जी। मेरा 5 मिनट में मेरे हिसाब से खत्म हो जाना चाहिए, ठीक है यस, ना? यस, यस प्लीज़, क्योंकि ये सेशन तो एंड हो जाएगा, मैं इसीलिए अनुरोध मुकेश जी एक हुआ जी, जी। मुकेश कुमार जैन हुआ करते थे, जिन्होंने 1980 में रुड़की विश्वविद्यालय से बीटेक कर रहे थे। तो उन्होंने अपने पाठ्यक्रम में अपनी उत्तर पुस्तिकाओं को हिंदी में लिखा। इसका उनका बड़ा विरोध हुआ। विरोध होने के बाद में उन्होंने माँग उठाई कि बीटेक को प्रोफ़ेशनल कोर्स के चलते हुए उसको भी हिंदी में कराया जाना चाहिए। इसी तरीके से गाँव की एकदम अति साधारण पृष्ठभूमि से आए श्री श्याम रुद्र पाठक एक थे, जिन्होंने आईआईटी रुड़की से बीटेक करी 1985 में 1985 में। 1985 में बीटेक और एमटेक करते समय उन्होंने भी यही बात उठाई कि प्रोफेशनल कोर्सेज को किसी तरीके से इंग्लिश में भी कराया जाना चाहिए, जिसकी वजह से उनको बहुत कष्टों का सामना करना पड़ा, लेकिन आईआईटी दिल्ली ने एंड में उनकी बात मानी और बाद में चल के वो बहुत ही प्रख्यात प्रोफेसर बने। इसी तरीके से एक और हुआ करते थे डॉक्टर मुनीश्वर गुप्ता। उन्होंने वो इंसान इन भारत का पहला इकलौता नागरिक है जिसने अपनी एमडी हिंदी में करी। पहला रिसर्च पेपर भारत में डॉक्टर मुनीश्वर गुप्ता ने हिंदी में अपना सबमिट किया था, जिसके बाद उनको एमडी की उपाधि दी गई। उसी तरीके से एक और न्यायविद हैं जो आज के समय में आंदोलन चला रहे हैं हिंदी से रिलेटेड। वो एडवोकेट जनरल रह चुके हैं उत्तराखंड हाई कोर्ट के
और उसके अलावा प्रेजेंटली एचजेएस ऑफिसर हैं जो लॉ की फील्ड में काम कर रहे हैं हिंदी के रिकॉग्निशन के लिए, और लॉ कमीशन के इस समय प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं। 1990 में उन्होंने अपनी एलएलएम की परीक्षाएं और सन 2013 में उन्होंने पहला एफिडेविट उत्तराखंड हाईकोर्ट में हिंदी में फाइल किया था, और उसके बाद से उत्तराखंड हाईकोर्ट पहला ऐसा हाईकोर्ट बना हमारे देश का जिसने हिंदी में फाइल हुई की जाने वाली चीजों को भी रिकॉग्नाइजेशन देना शुरू किया। लेकिन उसके बाद में कभी कोई कॉन्क्रीट लॉ नहीं आया या फिर आर्टिकल 348 और 349 के जरिए कोई भी संशोधन नहीं हुआ जिस तरीके से ये चीजें आज की डेट में रिकॉग्नाइज हो सके। हम अपने हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में, सर्वोच्च और उच्च न्यायालय में हम अपनी राज्य भाषा या राष्ट्र भाषा के तरफ अग्रसर हो सकें, उसका प्रयोग कर सकें, जिससे कि एक नॉर्मल जो आदमी है उसको उस चीज का फायदा मिले। तो ये तो हो गई इसकी बात। दूसरा, मैं अपने वक्तव्य को अंत करते समय जी प्लीज एक कविता बोलना चाहूंगा और एक बड़ा अच्छा संदेश देना चाहूंगा। संदेश ये है कि हमें ये समझना चाहिए कि हम अपनी भाषा को केवल अपने प्रोफेशनल दायरे में नहीं, हम अपने सामाजिक दायरे में, हम अपने घर के पर्सनल दायरे में हर तरीके से जब तक इस्तेमाल करना शुरू नहीं करेंगे और अपने बच्चों के मन से इस चीज का ये डर नहीं हटाएंगे कि अपनी राष्ट्रभाषा या राज्य भाषा बोलना तुष्टीकरण नहीं है या तुच्छ नहीं है, तब तक हम इसमें आगे नहीं बढ़ पाएंगे और आत्मनिर्भर नहीं बढ़ पाएंगे। इस चीज का संदेश देते हुए मैथिली शरण गुप्त जी की एक बड़ी ही अच्छी कविता है जिसका मैं उल्लेख करना चाहूंगा। हिंदी दिवस अभी बीता और अन्य भाषाओं के संदर्भ में भी ये कविता काफी हमारे लिए प्रेरणादायक है। वो ये कहती है कि करो अपनी भाषा से प्यार, जिसके बिना मूक रहते तुम रुकते सब व्यवहार, जिसमें पुत्र पिता कहता है पत्नी प्राणाधार, जिस और प्रकट करते हो तुम जिसमें निज निखिल विचार, बढ़ाओ बस उसका विस्तार, करो अपनी भाषा से प्यार। भाषा बिना व्यर्थ ही जाता ईश्वरीय ज्ञान, सब दानों से बहुत बड़ा है ईश्वर का यह दान, असंख्य हैं इसके उपकार, करो अपनी भाषा से प्यार। यही पूर्वजों की देती तुमको ज्ञान प्रकाश, और तुम्हारा भी भविष्य देगी शुभ संवाद, बनाओ इसे गले का हार, करो अपनी भाषा से प्यार। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद विपुल जी। जैसा कि हमारे पास देख पा रही हूँ कि टाइम का बहुत शॉर्टेज है, वरना मैं आपको थोड़ा सा और रिक्वेस्ट करती कि थोड़ी सी अपनी वाणी को और अपने विस्तार करें, लेकिन 1 मिनट में ये सेशन वाइंड अप क्लोज हो जाएगा क्योंकि लिंक जो है वो अपने आप क्लोज हो जाएगी। तो मैं धन्यवाद ज्ञापन करती हूँ विपुल जी, आपने बहुत सुंदर और सरल शब्दों में हिंदी और अन्य भाषाओं पर आत्मनिर्भरता की बात कही। आपने बहुत सुंदर तरीके से जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, जिनका मिशन है, जो हमारे सेंटर का मिशन है और हमारे गवर्नमेंट का मिशन है, आत्मनिर्भरता की ओर, आपने आत्मनिर्भर भारत की चर्चा कही। आत्मनिर्भर खुद एज ए इंडिविजुअल लेवल पे होने की आपने बात कही। दैट इंक्लूड्स ना कि हम अपने लेवल पे इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ पर्सनालिटी आत्मनिर्भर, और वो पॉसिबल है कि जब हम अपने मदर टंग, और जैसे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बाद आपने बहुत अच्छे से ये बात बताई, वो सारी चीज़ें हम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में देख रहे हैं कि जो मदर टंग पे, और हमने वो TLF जो 3 लैंग्वेज जो की बात कही है हमने, तो वो चीज़ें बहुत अच्छी है। इसी से हम अपने लैंग्वेज को, आपने बहुत सुंदर से बताया कि हम रिकॉग्निशन जो हमारी 22 लैंग्वेजेस की है अंदर, वो शेड्यूल 8 के अंदर में कॉन्स्टिट्यूशन के, मतलब एवरी 200 किलोमीटर्स में हमारे भाषा को चेंज हो जाता है, लेकिन फिर भी आज हम 75वें साल में भी हम इंग्लिश को ही अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज और कोर्ट लैंग्वेज में आज भी हम देख रहे हैं। आपका बहुत सुंदर, बहुत आभार, और मैं अभिनंदन व्यक्त करती हूँ फाउंडेशन की तरफ से। आपने बहुत सुंदर से हमें मार्गदर्शन दिया और अपनी